गुड इवनिंग। लॉज ऑफ मोशन में बेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की बात की थी और मैकेनिक्स के जब फोर्सेस की बात आई थी तो 5 फोर्सेस, जिनमें फर्स्ट था वेट, फिर नॉर्मल, देन फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन। राइट। तो फर्स्ट फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, वेट, और हमने आपसे कहा था जब भी किसी बॉडी के पास कोई मास m होगा तो उसमें वेट होगा और वो वेट mg के इक्विवेलेंट होगा। आज बात करेंगे सेकेंड फोर्स की, लिखिएगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, कई बार इसे सिंपली नॉर्मल भी कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स भी कह देते हैं। इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। फाइन। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सपोज आपके पास कोई ब्लॉक है, ओके, और एक और ब्लॉक मैं ले रहा हूं रेड कलर। ओके, ये तो ब्लैक ही आया। चलिए देखिए, अगर ये कन्वर्ट हो गया तो ओके, दो ब्लॉक हमने ले लिए हैं। अब ये ग्राउंड पे नहीं रखे थे, ये अज्यूम कर लीजिए कि ये दो ब्लॉक हवा में आपने इसे प्रेस कर रखा है। हाँ, दो ब्लॉक आपने, दो बुक्स समझ लीजिए हाथ में ली हुई है, ठीक है। तो अभी हम इन्हें दो ब्लॉक्स अज्यूम कर रहे हैं। एक हमने आपको ये रेड कलर से दिखाया है और दूसरा जो है वो ब्लू कलर से ले लेते हैं। ओके, इनकी नेमिंग कर देते हैं 1 और 2, ठीक। और इनको आपने प्रेस कर दिया। अब एक सरफेस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। ये मैं आपको ग्रीन कलर से सरफेस दिखा रहा हूं बेटा, ये वाली सरफेस जो है, और यहां पे आप देखेंगे बीच में कुछ पोर्शन कॉमन है, जहां पर दोनों बॉडीज, वन ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक की जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को टच कर रही है। क्लियर है? ओके। तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट and press each other, जब ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और एक दूसरे को प्रेस कर रही है, ठीक, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करेगी और इसी को आप कहेंगे नॉर्मल फोर्स। ओके, तो लिख लीजिएगा, देन फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अनदर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पूरा ही लिख लीजिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। बात समझ में आई? तो ये फोर्स जो भी सरफेस कांटेक्ट में होगी उसके परपेंडिकुलर लगेगा। हाँ, जैसे आप थ्रस्ट पढ़ते थे ना, बस बस बिल्कुल वही, ठीक है। देन द फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहां पर आपको फर्स्ट बॉडी दिखाऊं, फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी में अगर आप सरफेस ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो ये ग्रीन कलर से आएगी, और आपका जो फोर्स लग रहा होगा ना उस पर ध्यान दीजिएगा। फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये कौन लगा रहा है? फोर्स बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1, इसी को आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, सेकंड बॉडी को भी देख लेते हैं। सेकंड बॉडी क्या होगी? इसकी भी कांटेक्ट सरफेस यहीं पे आएगी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। फर्स्ट बॉडी की तरफ फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन, तो इसे आप कह सकते हैं फोर्स बाय बॉडी 1 किस पे लग रहा है? ऑन बॉडी 2, ठीक है। तो जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उस पे लगेगा, यस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स है इसीलिए इसको नॉर्मल कहा जाता है।
नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हो गया ना। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बात करो। चलिए, अब इन्हीं ब्लॉक को हम जरा ग्राउंड पे रख देते हैं और अभी दूर दूर रख रहे हैं, दूर दूर रख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, ये हमने एक ब्लॉक बनाया। लेट्स से इस ब्लॉक का मास है 1 kg, ठीक। और एक और बड़ा ब्लॉक भी बना लेते हैं। चलिए, साइड में आपसे कहा है दोनों ब्लॉक को दिखा रहे हैं, तो ये लीजिए दूसरा ब्लॉक भी हमने बना दिया। ओके, हाँ जी। और इस ब्लॉक का मास ले लेते हैं 5 kg, ठीक है। हाँ, दोनों ब्लॉक को अलग अलग आपको स्टडी करना है। अभी ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये हमने फर्स्ट ब्लॉक लिया है। अच्छा, इस ब्लॉक पे आपको केवल फोर्सेस दिखाने बेटा, और कुछ नहीं, ग्राउंड राउंड कुछ नहीं, सिर्फ फोर्सेस दिखाने हैं, ठीक है। ब्लॉक अभी भी वहीं रखा हुआ है, बस आपको यहां से ग्राउंड को इसे हटा देना है, ठीक। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो अभी हमने केवल 2 फोर्सेस पढ़े, अभी हम 2 फोर्सेस पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। पहला फोर्स हमने पढ़ा, वेट किधर लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारे पास एक फोर्स आ जाएगा mg। बात समझ में आई? अच्छा जी, नॉर्मल कहां लगेगा, सबसे पहले ढूंढिए कांटेक्ट सरफेस कहां पर है। ये रही आपकी कांटेक्ट सरफेस, ठीक है ना। यहां पे देखिए, दिखा रहा हूं, ये ब्लू कलर से, जहां पर ग्राउंड और ब्लॉक 1 टच में आए हैं, जहां पे वो प्रेस हो रहे हैं, अपने वेट की वजह से वो ग्राउंड को पुश कर रहा होगा, यानी प्रेस कर रहा होगा, ठीक है। इसी सरफेस पे ये फोर्स लगेगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप इसको बिल्कुल अभी सेंटर पे लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं, बाद में इसकी शिफ्टिंग देखेंगे। बट एक्चुअल में होता है, जहां पर कांटेक्ट होता है ये वहां पे लगता है, ठीक। तो कांटेक्ट तो पूरी सरफेस का है, तो अभी हमने इसको एवरेज पूरा ले लिया इसका, और इसको हम सिंगल फोर्स से डिफाइन करते हैं, एन से, और हम इसको बिल्कुल सेंटर पे ले लेते हैं। अभी बाद में देखेंगे ये शिफ्ट होता है, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम बात करें, तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस देखनी थी। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ये तो हमारा हो गया 1 kg के लिए, ठीक है। अब 5 kg के लिए देखो बेटा, 5 kg के लिए देखो, एक फोर्स आपका लग रहा होगा कितना। ओके, अब मैं यहाँ पे 5g लिख दूं, क्योंकि यहां भी m की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये फोर्स 1g हो जाएगा। अब ये 5g आ गया, फाइन। अच्छा जी, नॉर्मल किधर लगेगा, फिर से आपको कांटेक्ट सरफेस दिखा दें, ये रही कांटेक्ट सरफेस। नॉर्मल किधर लगेगा, इधर सेंटर पे आपने लगा दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए, दूसरी साइड से कहीं भी निकाल लीजिए। हाँ, इसको चाहे तो एन डैश कह लीजिए, क्योंकि वो एन एक माना, तो 5 kg वाले पे एन डैश मान लिया हमने। आप एन भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, वो अलग है ना, ये अलग है, दोनों ब्लॉक पे अलग अलग है। बट जनरली एक क्वेश्चन में अगर आए तो आप n1 n2 n3 इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, ग्राउंड पे, ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, तो ये इक्विलिब्रियम पे हो गए, यानी आपका एफ नेट कितना हो गया बेटा, 0। सेकेंड केस में भी एफ नेट कितना हो गया, 0, ठीक है। कितने फोर्सेस हैं आपके पास, 2 फोर्सेस, इनका वेक्टर सम करते हैं, ठीक। देखिएगा कैसे, एन को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, बिकॉज अपर डायरेक्शन को मैंने एज्यूम किया है +y। मैं चाहूं तो एन जे कैप भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी एक ही डायरेक्शन है, इसलिए मैं एन लिख रहा हूं, फाइन। और mg को मैं लिख रहा हूं -mg। ये बात समझ में आई? जो कुछ ऊपर की साइड वो पॉजिटिव, जो कुछ नीचे की साइड वो नेगेटिव, बिकॉज मेरी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये मैंने पॉजिटिव ली हुई है। आया समझ में? चलिए, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। ये बनी मेरी इक्वेशन, ठीक। नेट फोर्स 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां से मेरा आ गया n इज इक्वल टू एम जी। रटना नहीं है, समझना है, इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा है। बात समझ में आई? तो आप कहेंगे यहां पर n की वैल्यू आ गई 1 इंटू जी, और g की वैल्यू अगर मेरी क्लास में 10 लेंगे तो ये आपका आ गया 10 न्यूटन। n इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हाँ, ये n अलग है, हाँ, ये सिंबल है, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, 10 न्यूटन।
फाइन। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड केस में क्या हो जाएगा, एन डैश माइनस 5g इज इक्वल टू 0 और एन डैश की वैल्यू आ जाएगी 5g। इज इट क्लियर? जी की वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 50 न्यूटन आप ले सकते हैं, जी की वैल्यू 9.8 है तो 49 न्यूटन आ जाएगा। बात समझ में आई कुछ? ओके ओके। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखिएगा क्या होगा। ये मेरे पास ग्राउंड है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं। ये दो ब्लॉक थे, ठीक है। यहां पे मैंने 10 kg रखा, यहां पर मैंने 5 kg रखा, और ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, ठीक। ओके। अब एक टर्म है दैट इज, आगे इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं इसे यूज करने जा रहा हूं, FBD। FBD that is known as free body diagram। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब समझिएगा इसका, हमें क्या करना है, एक बॉडी को फ्री कर देना है बाकी सारी चीजों से। अब फ्री करने का मतलब क्या, हम उसे केवल डायग्राम में फ्री करेंगे और जितनी बॉडीज उस पर फोर्सेस लगा रही हैं वो हम दिखा देंगे। देखिएगा कैसे। अगर मैं आपसे कहूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, ठीक है, तो अब मैं 5 kg ऐसे दिखाऊंगा, केवल 5 kg को दिखाना है, केवल 5 kg को, और किसी को नहीं, ठीक है। ओके। अब इस पे पहला फोर्स मैंने दिखाया, वो कितना लग रहा है, 5g, ठीक। चलिए अब जरा कांटेक्ट देखिए कहां कहां पर, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है, ठीक है। ओके, ये मैंने यहां पे कांटेक्ट दिखा दिया आपको, यही कांटेक्ट है 5 kg पे, वेरी गुड। कौन फोर्स लगाएगा, 10 kg वाला, किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड क्यों हुआ समझ में आया आपको, अपवर्ड क्यों आया समझ में आया, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और वो जब फोर्स लगाएगा तो पुशिंग फोर्स होगा, ठीक है, हाँ पुश कर रहा होगा। तो अब याद रखिएगा, लिख लीजिए चाहे तो, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर जा रहा होगा, जहां भी कांटेक्ट होगा वहां से। समझिए बेटा, ये यहां से अंदर जा रहा है, दूसरी साइड से बाहर निकल जाए मुझे टेंशन नहीं है, बट जिस पॉइंट पर कांटेक्ट है वहां पर वो अंदर जाना चाहिए, ठीक। ओके। और कोई फोर्स लग सकता है, हाँ अभी तो दो ही पड़े तो mg और n, तो और तो कहीं कोई कांटेक्ट है नहीं। चलिए तो 5 kg का तो ये बन गया, ठीक है। और बिकॉज ये रेस्ट पे इसलिए आप लिख देंगे साथ में एक्सेलरेशन 0, ऑल्दो ये चीज बाद में आएगी डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको बताते चल रहा हूं साथ साथ। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही हम बनाएंगे 10 kg वाले का, क्लियर, 10 kg ब्लॉक का। हाँ कैसे बनेगा, 10 kg का एक ब्लॉक हमने बना दिया, फर्स्ट फोर्स दिखाइए, फर्स्ट फोर्स। ओके, फर्स्ट फोर्स आपने कहा वेट, दैट इज 10g डाउनवर्ड, कोई डाउट नहीं। चलिए अब जरा सी एक बात समझिएगा, आपको इस नॉर्मल को कुछ नाम देना होगा, मैंने इसको नाम दिया n1। ध्यान रखना n1 किसका नाम है, वो फोर्स जो 10 kg ने 5 kg पे लगाया है, ठीक। इसका रिएक्शन पेयर कहां होगा, ध्यान से समझना, रिएक्शन पेयर ये वाली सरफेस पे कांटेक्ट था, ये लग रहा होगा डाउनवर्ड n1, बात समझ में आई। ओके, और एक सरफेस 10 kg में और कांटेक्ट में है, ये देखो ग्रीन वाली जो ग्राउंड के साथ, यहां से फोर्स लगेगा अपवर्ड, क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनटू द बॉडी लगाएंगे तो यहां आएगा n2, बात समझ में आई।
तो तीन फोर्सेस आपके लग रहे हैं, एक आपका लगा वेट, एक आपका आया N2 और एक आपका आया N1। डायरेक्शन समझ में आई तो मुझे बताइए। अब बेटा यहां पर अगर आप देखें तो जो सेकंड ब्लॉक है आपका, उसका भी आपका एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था ये दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक, फर्स्ट केस से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी क्या बनेगी, N1 माइनस 5G इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया, N1 माइनस 5G इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका N1 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। हाँ, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, ठीक है। अच्छा, इधर इक्वेशन बनाइए, यहां पर N2 पॉजिटिव है, N1 माइनस में है, माइनस 10G इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स तो यहां भी 0 है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है, ठीक है। N2 माइनस 50 माइनस 10G को 100 लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 न्यूटन। अब ये बिना कुछ फोर्स के बारे में बताए मैंने आपको सीधे न्यूमेरिकल क्यों कराया, बिकॉज यहां पर आपका नॉर्मल जो है, आपका जो नॉर्मल है वो फिक्स नहीं होता बेटा, कांस्टेंट नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आपका मास कितना है, आपके जो ब्लॉक है वो किस पोजीशन पे रखा गया है, क्या उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। बट फिर भी हम जो चीजें हमने देखनी है वो हम जरूर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपसे कहा था क्या चेक करना है आपको, मैग्नीट्यूड। जल्दी से मुझे बता दीजिए मैग्नीट्यूड, ठीक। तो आप लिखेंगे यहां पर डिपेंड्स ऑन मास एंड अदर बॉडीज, ठीक है। मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, जैसे वेट के लिए आपने कहा था m इंटू जी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कांस्टेंट तो वो भी नहीं था, बट हाँ ये तो था कि m इंटू जी होगा, अगर जी कांस्टेंट तो mg भी कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर वो भी नहीं कह सकते। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट था डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमने अभी अभी आपको लिखाई, इनटू द बॉडी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इनटू द बॉडी। तो लिख लीजिए परपेंडिकुलर टू सरफेस इनटू द बॉडी। तो जो भी सरफेस जहां पे कांटेक्ट होगा वहां से अंदर डाल दीजिएगा, एंटर करा दीजिएगा उस फोर्स को परपेंडिकुलरली। बात समझ में आई, क्लियर है। ओके, तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई। थर्ड हमने क्या कहा था आपसे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां लग रहा है फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है कांटेक्ट सरफेस पे, या सरफेस इन कांटेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, सरफेस इन कांटेक्ट लिख लीजिए। जो भी सरफेस कांटेक्ट में है और प्रेस हो रही है, तो सरफेस इन कांटेक्ट लिख दीजिए, बस आपको तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली आपने सरफेस बताई है, पॉइंट नहीं बताया है, बट उसको समझेंगे आगे, क्लियर। सरफेस इन कांटेक्ट या पॉइंट इन कांटेक्ट आप लिख सकते हैं। हाँ, लास्ट क्या था, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन है परपेंडिकुलर टू सरफेस। लाइन ऑफ एक्शन है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये समझ में आया। तो ये आपके नॉर्मल फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस अभी आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए, बट अभी फोर्सेस को समझ रहे हैं। तो ये फोर्स हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने वेट पढ़ लिया, हमने नॉर्मल पढ़ लिया।
थर्ड फोर्स लिखिएगा, दैट इज टेंशन। टेंशन, और जनरली जब हम टेंशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे रोप और स्ट्रिंग की। रोप और स्ट्रिंग, ठीक है, रोप और स्ट्रिंग इन टाइट सिचुएशन। रोप और स्ट्रिंग इन टाइट सिचुएशन। स्ट्रेच्ड होना चाहिए। अब जरा सी इसको समझ लीजिए, स्ट्रेच्ड वाली चीज क्या है। हाँ, स्ट्रेच से कई बार कंफ्यूजन बच्चों को होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज बता देता हूँ कि ये टाइट सिचुएशन क्या है। मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राउंड दिखाया, अपना रेड कलर से मैंने आपको ग्राउंड दिखाया, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ और इस पे आपके पास एक इस तरह से लूज रोप, ये लूज रोप, ठीक है। हाँ, आप इसको एक एंड को पकड़ लीजिए, इसको मैं कह रहा हूं ए एंड, और इसको अपनी ओर पुल कीजिए। इस ए एंड को पकड़ के अपनी ओर पुल कीजिए। थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, यहीं से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। यहां पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये आ जाएगा पॉइंट ए। बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, ये सिचुएशन आपकी हो गई टाइट। स्ट्रेच इसलिए नहीं कह रहा हूं, स्ट्रेच से आपको ये आता है कि उसकी लेंथ में चेंज आ गया। नहीं, लेंथ पहले भी एल थी, अभी भी एल है। टोटल लेंथ जो पहले थी वही अभी भी है। पहले वो लूज पड़ा हुआ था, अब वो टाइट सिचुएशन में है, ठीक है। जब ये सिचुएशन आएगी तो कहा जाएगा कि इसमें टेंशन है। तो टेंशन का पहला रूल है कि आपके पास रोप या स्ट्रिंग, और उसमें क्या होना चाहिए, टाइटनेस होनी चाहिए, ठीक है, लूज नहीं होनी चाहिए वो। ओके, अब इस स्ट्रेच्ड या टाइट रोप को मैं आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूं ऐसे। हाँ जी, ये मैंने इनलार्ज कर दिया, ठीक है। ओके, अगर मैं इसके दो पीसेस एज्यूम करूं लाइक दिस, ये कटे नहीं है, मैं सिर्फ आपको इमेजिन करा रहा हूं। मान लीजिए ये एक पीस है, ठीक है, यहां पर मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, तो एक्चुअल में क्या होगा। ओके, नेमिंग कर देते हैं 1 और 2। ये 1 सेक्शन, ये 2 सेक्शन। बात समझ में आई। तो सेकंड सेक्शन 1 को अपनी ओर खींच रहा होगा, क्योंकि अटैच है, एक दूसरे से जुड़े होंगे। यहां पर क्या होंगे बेटा, थ्रेड के पीसेस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अभी तो मैं काट के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, बट एक्चुअल में ये अपनी ओर इसे पुल कर रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज पुल्ड बाय सेकेंड पार्ट, एंड सिमिलरली सेकेंड पार्ट इज पुल्ड बाय फर्स्ट पार्ट। ये बात समझ में आई। इसी तरह का कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। मैंने आपसे कहा टेंशन इज डिफाइंड एज अ फोर्स बाय विच वन सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग पुल्स अनदर सेक्शन और बॉडी टुवर्ड्स इट, ठीक है। हमने क्या किया था, एक बार फिर से ये देखिए, समझ लीजिए इस चीज को। हमारे पास रोप के दो पार्ट हमने लिए, ठीक है, इसको हमने आपको इनलार्ज करके दिखाया। एक सेक्शन ये एज्यूम किया, दूसरा सेक्शन ये, दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, सिर्फ हम आप इसको कट करके एज्यूम करने को कह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को पुल कर रहा होगा और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को पुल कर रहा होगा, ठीक है। यस, तो टेंशन इज डिफाइंड एज अ फोर्स बाय व्हिच वन सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग इज पुलिंग अनदर सेक्शन, या अगर उस सेक्शन की जगह कोई बॉडी लगी हुई है तो उसी को आप टेंशन कहेंगे। और मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मैंने ब्लॉक दिखाया,
अभी मैंने इसको हैंग कर दिया है एक स्ट्रिंग के साथ, क्लियर है, और ग्राउंड में आपको यहां पे दिखा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि अगर इसका मास m है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। कितने फोर्स हमने पढ़ लिए? 3 फोर्सेस, उन्हीं 3 को अभी दिखाएंगे। पहला फोर्स mg, mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा डाउनवर्ड, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब देखिए यहां पर कोई भी सरफेस टच नहीं कर रही, इतना बड़ा गैप है ग्राउंड से, तो ये h हाइट पे है ना, हवा में लटका हुआ है, ठीक है, तो कोई नॉर्मल नहीं लग रहा होगा। ये नहीं कि आपने हवा में नॉर्मल लगा दिया, नॉर्मल तब लगेगा जब बॉडी दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी और उसे प्रेस कर रही है। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब रोप तो कनेक्टेड है, तो यहां पर देखिए ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट मैंने यहां पे दिखाया, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर ले जाना है फोर्स, बॉडी से दूर ले जाना है फोर्स को, ठीक है, और किस डायरेक्शन में? अलोंग द स्ट्रिंग, यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में, ये आपने दिखा दिया टेंशन। और क्योंकि ये हवा में रेस्ट में है तो आपने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो ये आपका है टेंशन। अभी और देख रहे हैं, टेंशन और देख रहे हैं किस किस तरह से लग सकते हैं, देखिएगा। हाँ बिल्कुल, इसको बनाइए। एक केस और आपको दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए ग्राउंड पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक और ब्लॉक रखा हुआ है, चलिए एक और रख देते, ठीक है। हाँ, ये आपने ब्लॉक रख दिया, इसको आपने का m1, इसको आपने का m2, इसको आपने का m3, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, मैंने इनके बीच में रोप कनेक्ट कर दिए और मैं इसे यहां से पुल कर रहा हूं विथ सम फोर्स F। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अब बेटा अगर हम ब्लॉक M, ओके सॉरी ये M3 होगा, M1 M2 M3, मैंने M2 लिख दिया था, M3 को बनाए, यहां पे M3 बनाइए। अच्छा जरा इसके मुझे फोर्सेस बताइए कौन कौन से लग रहे होंगे। क्या वेट होगा? जो ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में चलेगा, कभी गलती नहीं होगी। पहले सबसे पहले वेट देखिए, मास है तो वेट है, ओके, आपने वेट लगा दिया M3G। कांटेक्ट देखिए कहीं है, ये रहा कांटेक्ट, ये कांटेक्ट है, नॉर्मल होगा, किधर होगा? अपर डायरेक्शन में, ये आपका, इसे मैं अभी कह दे रहा हूं N3। बात समझ में आई? ओके, अब टेंशन भी होगा। कितने स्ट्रिंग कनेक्टेड है? कितने स्ट्रिंग कनेक्टेड है? 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है। एक तो ये, इसको हमने नाम दिया स्ट्रिंग 1, और एक डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, चलिए ग्रीन कलर से दिखा दिया आपको, ये हमारे पास है 2, और एक और स्ट्रिंग है, इसको भी बिल्कुल डिफरेंट कलर यूज करते हैं। कौन सा यूज करें? चलिए पिंक। ध्यान रखिएगा, जितने भी अलग अलग स्ट्रिंग होंगे उन सब में आपको टेंशन डिफरेंट एज्यूम करना है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग का नंबर वही एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपने कहा सर ये T1, यहां पे T2 और यहां पे T3। पिंक कलर के स्ट्रिंग में टेंशन T3, ग्रीन में T2 और रेड में T1, ठीक है। हाँ, M3 ब्लॉक को देखिए, एक स्ट्रिंग इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, ठीक है, और ग्रीन वाला किधर कर रहा होगा? ग्रीन वाला बेटा इसे अवे फ्रॉम द बॉडी बनाना है, आगे मत पुश मत कर देना, पुल करना है, ठीक है। तो ये आपका है T2 और फ्रंट वाला आपका है T3। बात समझ में आई? T3 और T2 दो लगेंगे बिकॉज 2 स्ट्रिंग हैं, तो 2 टेंशन होंगे।
अब वो इक्वल आएंगे क्या आएंगे वो एक अलग बात है, और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो आपने कहा एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है इसका, तो एक्सेलरेशन भी साथ में दिखा दिया। बात समझ में आ रही है? M3 की होगी कहानी। अच्छा जी, अब जरा M2 को देखो, M2 को यहाँ पे M2 को देखो, M2 में क्या हो, पहला फोर्स वेट M2G, वेरी गुड, ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दिया M2G, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। अब नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल कहां पे लगेगा, कांटेक्ट सरफेस, ये देखिए पिंक कलर से यहाँ कांटेक्ट सरफेस दिखा दिया आपको, ओके। यहां से अपर डायरेक्शन में, इसको हम कुछ अलग नाम दे देते हैं, N2 नाम दे दिया, क्योंकि N3 तो हम 3 वाले पे लगा चुके हैं, क्लियर है? अच्छा, अब जरा सी देखिए कि स्ट्रिंग कौन सी इसे पुल कर रही है, क्या रेड पुल कर रही है इसे, रेड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है बॉडी पे वो ही पुल करेगी, जो आगे कहीं खींच रही है उससे मतलब नहीं है। रेड वाली M3 के साथ कनेक्टेड है, वो M3 को खींच रही है, M2 को नहीं खींच रही। M2 को कौन पुल करेगा, ग्रीन वाली, ये आपका आएगा M2। बात समझ में आई? अच्छा, अभी मैं इसे T2 लिख दे रहा हूं, अभी बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट आगे, अभी मैं T2 लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि ग्रीन स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, फाइन, चलिए। अच्छा, एक और स्ट्रिंग भी तो है, कौन सी है, पिंक कलर वाली, ओके। ये आपकी, अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट, कुछ हमारा जो है ना यहाँ पे, यहाँ T1 था ये, इसको हमने T1 एज्यूम किया, तो मैंने T3 लिख दिया, हाँ ये लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो आपने नेमिंग की हुई है TA TV जो भी आपने किया उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ, और भाई इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा तो वो हम A एक्सेलरेशन भी दिखा देंगे। टेंशन समझ में आ रहा है? हाँ, ज्यादा टेंशन तो नहीं दे रहा है, ओके। अब देखिएगा M1 ब्लॉक को देखो, M1 ब्लॉक, आंख बंद करके पहला फोर्स वेट, क्योंकि मास है तो वेट है, मास है तो वेट है, तो डाउनवर्ड वेट हमने लगा दिया M1G, कांटेक्ट है तो नॉर्मल है, हाँ जी, कांटेक्ट दिखाएं आपको, ये देखिए ये कांटेक्ट रहा, ग्रीन कलर से दिखा दिया सरफेस के साथ, तो एक नॉर्मल दिखा देते हैं, इस नॉर्मल का नाम कुछ अलग रखते हैं N1। बात समझ में आई? चलिए जी, अब मुझे बताइए टेंशन कौन सा, इसके साथ केवल एक स्ट्रिंग अटैच है और वो स्ट्रिंग रही है, ठीक है, ये आपका हो गया T3। तो स्ट्रिंग आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सी स्ट्रिंग मेरी कनेक्टेड है, ये नहीं कि सब पे T ले लिया कुछ भी ले लिया, तो T1 T2 T3 TA TB TC आप जो भी नाम देना चाहें, बट आप अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। हाँ, जैसे आप ऐसे भी दे सकते थे T डैश T डबल डैश T ट्रिपल डैश, आप TA TB TC T1 T2 T3 जितने भी स्ट्रिंग आपके पास हैं आप अलग अलग नंबरिंग दे दीजिए अल्फाबेट से, बट हाँ वो अलग अलग डिफाइन करने। तो एक आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रोप है, इससे मेरे पास एक 5 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है और इसके बाद इसके नीचे एक 10 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, फाइन। हाँ, यहां पर आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रिंग दिख रही है बेटा, आपको डिफरेंट स्ट्रिंग समझ में आ गया? कहीं पे भी काट के अगर आपने लगा दी ना तो वो डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई। ये दो आपको डिफरेंट कलर से मैंने दिखा दिए, ये दोनों आप डिफरेंट ट्रीट करेंगे, सिंगल स्ट्रिंग, हाँ मतलब वो घूम घाम के कहीं से आ रही हो, लेकिन अगर वो एक है तो आप उसे सिंगल स्ट्रिंग कहेंगे, अदरवाइज 2 पीसेस में है तो 2 स्ट्रिंग हो गई। अब इसमें आप कह सकते हैं ये आपने T2 कह दिया, ये आपने T1 कह दिया, ये इनके टेंशन है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, जनरली यही केस होगा, बाकी केसेस मेंशन किए जाएंगे। इफ नथिंग
is mentioned, then treat strings massless. ठीक है, जैसे मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा था कि स्ट्रिंग का मास है कि नहीं है, तो आप स्ट्रिंग को क्या एज्यूम करेंगे? मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मतलब जिसकी लेंथ खींचने पे ज्यादा ना हो, चेंज ना हो, फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग होगी। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बट आइडियल केस में, फिजिक्स में अगर आपको कुछ भी मेंशन ना किया गया तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के मास की चिंता नहीं करनी, उसको 0 ले लेना है। चल अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां ग्राउंड है आपका, फिर समझ लीजिए ये हवा में लटका हुआ है, ये ग्राउंड है। ठीक है, हैंग कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, एक्सेलरेट थोड़ी कर रहा है। ठीक है, ए 0 है। अब जरा आप 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। FBD 10 kg ब्लॉक की बात कर रहा हूं। पहला फोर्स mg। ठीक है, तो आपने कहा सर ये 10g डाउनवर्ड लग रहा होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, क्या नॉर्मल लगेगा? कोई नॉर्मल लगेगा? कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, ये तो हवा में लटका हुआ है। ठीक है, किसी भी सरफेस के साथ प्रेसिंग नहीं हो रही है, तो नो कांटेक्ट फोर्स। लेकिन स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है इसलिए हम एक फोर्स लगाएंगे इस पे, और वो फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में, और इसको हमने कह दिया T1, और यहां पर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, अब जरा 5 kg वाले ब्लॉक को देखो। 5 kg ब्लॉक को देखिए, पहला फोर्स, वेट तो होना ही होना ना, मास है तो वेट है। ओके, ये आपका लग गया mg। नॉर्मल होगा नहीं, हवा में लटका हुआ है, किसी सरफेस के साथ प्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग 2 कनेक्टेड। ओके, पहला स्ट्रिंग ग्रीन कलर वाला, ये इसको डाउनवर्ड पुल करेगा, और एक स्ट्रिंग और है, कौन सा है? पिंक कलर। ओके, ये इसको अपवर्ड पुल करेगा। बात समझ में आ रही बेटा? अब जरा सी देखिए, आप मुझे, जब तक मैं आपसे बॉडी के बारे में ना पूछूं, आप ये नहीं कह सकते सर T1 ऊपर लग रहा है या T1 नीचे लग रहा है। 10 kg बॉडी पे देखो, 10 kg बॉडी पे देखो, T1 किधर लग रहा है? अपर डायरेक्शन में, क्योंकि वो 10 kg को पुल कर रहा है, और 5 kg को भी पुल ही करेगा, क्योंकि टेंशन है, टेंशन का काम ही है पुल करना। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, मैंने पहले ही आपको लिखा दिया। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां से जब आप देखेंगे तो फर्स्ट केस में न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, F नेट इज इक्वल टू ma। F नेट कितना हो गया? T1 माइनस 10g इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई बेटा? एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 हो जाना है, T1 माइनस 10g, तो यहां से आप लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 10g, या आप इसको लिख देंगे 100 न्यूटन। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब 5 kg वाले ब्लॉक के लिए देखो, 5 kg वाले के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? T2 पॉजिटिव है, ठीक है, T1 किधर लग रहा है? डाउनवर्ड, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस T1 माइनस 5g इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका भी तो एक्सेलरेशन 0 ही है। 0 क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 तो मास कुछ भी हो। ओके, अच्छा T1 तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, T1 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा? T2 माइनस 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई?
150 न्यूटन। एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बेटा, स्ट्रिंग एंड पुली। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम पुली लेंगे तो पुली को भी हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस लेंगे। ठीक है, तो फिर से वही होगा, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो पुलीज आपकी मासलेस और फ्रिक्शनलेस होंगी, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। और पुली बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप ऐसे करके एक रिंग बना दीजिए। ठीक है, ये डिस्क है बेसिकली, और ये आपने इसे किसी पॉइंट के साथ या किसी बॉल के साथ इसको फिक्स कर दिया। ये फिक्स पुली, मूवेबल पुली भी होती है, बट स्टार्टिंग में अभी हम फिक्स पुली से चल रहे हैं, इसे आप कहेंगे फिक्स पुली। ठीक है, अब जरा देखते हैं पुली का काम। आपने सबने देखा होगा, वेल वगैरह में ये यूज में आती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसके दोनों साइड में मैं कोई ब्लॉक हैंग कर दे रहा हूं, कर भी सकते हैं, नहीं भी आपकी मर्जी है, बट अभी मैं हैंग कर दे रहा हूं M1 और M2। क्लियर हुआ? ठीक है, आपने कहा M1 ग्रेटर देन M2, ऐसा भी मान लिया। ठीक, तो अगर ऐसा है तो आपको पता है कि ये डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जा रहा होगा। क्लियर? आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये जो स्ट्रिंग है ये टाइट होगी या लूज होगी? ये स्ट्रिंग जो है ये टाइट होगी या लूज होगी? ऑब्वियसली टाइट होगी, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है, एक बॉडी नीचे जा रही है और दूसरे वाले को अपर डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो M2 को ऊपर की ओर पुल कौन कर रहा है? स्ट्रिंग कर रही है। ठीक है, M1 को डाउनवर्ड कौन पुल कर रहा है? वेट पुल कर रहा है। समझ में आया? हाँ, M1 को टेंशन मत कह देना। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम की। फिर से आपको ग्राउंड दिखा दे रहा हूं, यहाँ है ग्राउंड, हवा में है ये। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जरा। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, पहला फोर्स वेट। तीन पढ़े हैं, तीनों को ऑर्डर में याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। ये आपने कहा सर M1G डाउनवर्ड लग रहा है। दूसरा फोर्स टेंशन, नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि ये हवा में है। ठीक है, अब बेटा क्योंकि मेरे पास सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए मैं इसे कहूंगा टेंशन T। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, इफ पुली एंड स्ट्रिंग्स, if pulleys and strings are massless and frictionless, then tension in one string एक स्ट्रिंग अगर आपने लिया ना, is constant throughout the string। बस ध्यान ये रखना कि आपके पास मास नहीं होना चाहिए और फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा आगे जाके, चिंता मत कीजिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस आ गए और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी हो रहा होगा, तो आपने ये एक्सेलरेट दिखा दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन भी शो कर दिया। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया M1 ब्लॉक का। अच्छा जी, जरा M2 के बारे में सोचो तो क्या होगा। M2 यहाँ पे लिख दिया करना बेटा, नहीं तो ना कंफ्यूजन होगा आपको। M2 लिख दिया आपने, पहला फोर्स M2G। M2G किधर लग रहा होगा? अर्थ है तो नीचे खींचेगी ना, तो M2G के लिए तो हमने आपको बताया था कि ये भाई नीचे होगा। ठीक है, ओके। टेंशन किधर लग रहा होगा? टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे along the string away from the body। अरे दोनों में टेंशन ऊपर लग रहा है, बात समझ में आई? अच्छा जी, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर की साइड।
क्लियर है? अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मुझे बता दो, सबसे आंसर चाहिए। M1G बड़ा या टेंशन बड़ा? M1G और टेंशन में कौन बड़ा, बता सकते हो? बॉडी किधर मूव कर रही है? अरे कॉमन सेंस की चीज है, बिल्कुल सही बात आपने कहा, M1G बड़ा है ना। अरे तभी तो, अगर टेंशन बड़ा होता तो ऊपर नहीं जा रहा होता। ठीक, अच्छा, टेंशन और M2G में कौन बड़ा? टेंशन बड़ा M2G से, तभी तो वो उसको ऊपर लेके जा रहा है, दो ही फोर्स लग रहे हैं भाई। ये आपका, ये आपने दिखाया ना, ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेंशन बड़ा होगा तभी तो जा रहा होगा, और यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब M1G बड़ा होगा तभी नीचे जा रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की चीज है, वैसे भी आ जाएंगी आपके आगे समझ में, बट जितना आप जल्दी इन्हें सीखेंगे उतना आपके लिए फोर्स आसान हो जाए। ठीक है, ओके ओके। तो अब आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आपके स्ट्रिंग्स जो हैं वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप फ्रिक्शनलेस भी लिख सकते हैं, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, और आपकी जो पुलीज हैं वो भी मासलेस हैं और साथ में फ्रिक्शनलेस है, ये ध्यान रखिएगा। अगर दे दिया तो फिर उस हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन में डील करेंगे, उनको डील करेंगे, चिंता मत कीजिए। बट जनरली अगर मेंशन ना किया हो तो ये आप फिजिक्स में अंडरस्टूड होता है कि ये आपने लेना ही लेना है। ठीक, हाँ, आप चाहें तो इसको यहां पर लिख भी दीजिए, अनलेस until specified, जब तक कहा ना जाए तब तक ये मान लो। ठीक है जी, चलो, तो इसकी बात भी होगी। अब फिफ्थ फोर्स जो लिखा था उसको लिख लेते हैं। एक मैंने बीच में फ्रिक्शन छोड़ दिया, वो मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन को मैं बिल्कुल एंड में डिस्कस करूंगा, पहले क्वेश्चंस करेंगे विदाउट रफ सरफेस के। ठीक है, फ्रिक्शन को बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल के बाद हमने इसीलिए टेंशन डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स। बहुत सारी बॉडीज में आपने स्प्रिंग देखे होंगे, अपने पेन से लेके अपनी कार तक। ठीक है, हाँ, तो स्प्रिंग, एक वायर को आप इस वे में वाइंड कर दीजिए। ठीक है, हाँ, और इससे इसमें इलास्टिकनेस आ जाती है। ये अगर आपने इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है बेटा, लाइक दिस, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी फोर्स, कोई फोर्स आपने इस पे नहीं लगाया, वेट तो लगेगा ही लगेगा, बट वेट किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड, नॉर्मल भी लग रहा होगा अपवर्ड। ठीक है, हाँ, आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है और इधर से कोई इस तरह से पुल नहीं करना। ठीक है, ओके, ये कोई फोर्स आपने नहीं लगाया है। इस समय जो इसकी लेंथ होती है उसे कहा जाता है, लेट्स से मैं L0 ले रहा हूं, इसे आप कहते हैं नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं आप। ठीक, क्या मतलब हुआ? जब आपने कोई स्प्रिंग लिया, आपने स्प्रिंग बनाया है, उस स्प्रिंग को आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो वो जिस लेंथ पे होगा उसे आप कहेंगे नेचुरल लेंथ। ठीक, अब इसी स्प्रिंग पे आप क्या करेंगे? कुछ फोर्स लगा देंगे। फोर्स कैसे लगाएंगे जरा दिखा रहा हूं आपको। ओके,
आपने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, एफ अप्लाइड दोनों साइड से। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी को शेप को चेंज करने के लिए बैलेंस फोर्स लगाना होता है, तो दोनों ओर से बराबर का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं, बोले यहां पे ना एक स्प्रिंग है और आपने इसे एक साइड से पुल कर लिया, बोले फोर्स तो एक ही साइड से लगाया। तो अब ध्यान रखना बेटा, यहां पर आपने एक साइड से फोर्स लगाया, दूसरी साइड से बॉल फोर्स लगाएगी उतना ही जितना आपने लगाया, एफ अप्लाइड। ठीक है, तो दैट फोर्स इज बाय द वॉल। तो ऐसा नहीं कि इस सेकंड केस में मैं इसको केस 1 कह रहा हूं और केस 2 कह रहा हूं, केस 2 में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं लगे, वहां भी लगे हैं, बैलेंस फोर्सेस हैं। बॉडी डी शेप होगी ही तभी जब आप बैलेंस फोर्सेस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, अच्छा। तो जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसकी नेचुरल लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा। सपोज मैंने कहा इसमें एक्सटेंशन हो गया एक्स का, बात समझ में आई, खिंच गया ये, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L0, अब ये x ज्यादा हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा स्प्रिंग फोर्स जिसे FSP लिखते हैं, दैट इज -kx। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx, वेयर k इज spring constant and x is extension or compression in spring। बात समझ में आई? प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चेंज इन लेंथ है, x इज, आप इसे ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास नेचुरल लेंथ थी, हाँ L0 मैंने आपको दिया, L0 किसी स्प्रिंग का 25 सेंटीमीटर था। ठीक, और मेरे पास जब मैंने स्ट्रेच किया तो फाइनल लेंथ आ गई 26 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, ओरिजिनल फाइनल से नहीं देखना है, नेचुरल लेंथ से देखना है, नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया। बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हैं कि मान लीजिए ये तो कब हो गया, ये होगा एक्सटेंशन के केस में। ठीक है, अच्छा कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन जरा देख भी लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसको आप फोर्स लगाओ इनवर्ट डायरेक्शन, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये समझ में आया? तो आपकी फाइनल लेंथ से ओके 23 सेंटीमीटर हो गई, एक्स कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। हाँ, आप ये कह सकते हो -2। ठीक है, बट अभी हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बता रहा हूं। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई, एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए थोड़ा सा इस पे ना एक एग्जांपल देख लेते हैं, आसान सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये इसकी नेचुरल लेंथ है बेटा। ठीक है, ओके, और फिर आपने इसे यहां से पुल किया तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा। ये बात समझ में आई, यहां से आपने इसे पुल किया। ठीक है, चलिए देखें, सपोज ये हमारी नेचुरल लेंथ थी L0, तो अब जो हमारी नई चेंज इन लेंथ आई वो आ गई x। ठीक है,
देखिए जो आप फोर्स लगा रहे थे वो अलग है। हाँ, अब स्प्रिंग फोर्स समझिएगा। एफ स्प्रिंग मैंने आपको बताया -kx। क्लियर? माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। किसका अपोजिट? एक्स का। आपने एक्स को किधर डायरेक्शन दी? एक्स किधर गया आपका? आई कैप में स्ट्रेच हुआ बेटा, आई कैप साइड में गया हुआ है, ठीक है? आई कैप साइड में वो एंड गया, तो फोर्स किधर लगेगा? एफ स्प्रिंग आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान देना बेटा, माइनस अपोजिट है, ये इधर लगेगा, ये है आपका एफ स्प्रिंग। तो जो फोर्स आप लगाते हैं एफ स्प्रिंग उसको अपोज करता है। बात समझ में आई? एफ स्प्रिंग उसको अपोज करता है। चलिए, बिल्कुल इसी वे में आप यहां पे ये भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स आई कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है? x को विद डायरेक्शन लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x इंटू आई कैप। तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? एफ स्प्रिंग माइनस के एक्स आई कैप। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए फिर से देखें, फिर से देखें। ओके, ये मैंने एक स्प्रिंग लिया जो अपनी नेचुरल लेंथ पे था और इसे हमने पुश कर दिया, इसे हमने पुश कर दिया, ठीक है? और जब आप पुश करेंगे तो क्या होगा? इसकी लेंथ रिड्यूस होगी। चलिए देखें, इसकी लेंथ कुछ रिड्यूस होके यहां पे आ गई, ठीक? बहुत ध्यान से बेटा। अब ये x होगा, किधर आया? तो x को अगर आप लिखेंगे तो माइनस एक्स आई कैप लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो आप एफ स्प्रिंग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ k इंटू माइनस एक्स आई कैप। आपका फोर्स हो जाएगा के एक्स आई कैप। इसका मतलब अब आपका फोर्स फिर से आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या करता है? जो भी आप चेंज करते हैं उसे अपोज करता है और आपकी जो स्प्रिंग है उसको ओरिजिनल पोजीशन या नेचुरल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। बात समझ में आई? इसी को आप एक टर्म यूज करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? रीस्टोरिंग। ये रीस्टोर करने की कोशिश करता है, ये रीस्टोर करने की कोशिश करता है। इसे ये रीस्टोर करने की कोशिश करता है, ओरिजिनल पोजीशन या नेचुरल पोजीशन आप कह सकते हैं। समझ में आया?